हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जो लोग मेरी वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जो लोग मेरी वीडियो आफ्टरनून में देख रहे हैं, एंड गुड नाइट जो लोग मेरी वीडियो एट नाइट में देख रहे हैं। जी नहीं, सोना नहीं है, पहले पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद सोना है। ओके, तो वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल मेडिको। तो आज का अपना बहुत ही एक शानदार टॉपिक होने हो रहा है, उसका नाम है अस्थमा। नाम तो सुना ही होगा। तो उसका नाम है ब्रोंकियल अस्थमा, उसे कह सकते हैं, या फिर अस्थमा। तो अपन आज अस्थमा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाले वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपन अस्थमा। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे उसकी आउटलाइन। तो आउटलाइन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, इंट्रोडक्शन होगा उसका, डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, देन उसका कॉम्प्लिकेशंस कौन से है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, एंड देन लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डेफिनेशन। ब्रोंकियल अस्थमा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। किसकी वजह से? एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा है, कहाँ पे? ब्रोंकाई में। जिसकी वजह से जो एयरवे है, वो उसको क्या, एयरवे में क्या हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या फिर स्पाजम हो रहा है। एंड जो उसकी वॉल है वो थिक हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, मतलब म्यूकस फॉर्म हो रहा है। इसे अपन अस्थमा कहते हैं। अगर यहाँ पे नहीं समझा होगा तो नेक्स्ट बहुत ही आसान वाली डेफिनेशन डालिए, वहाँ पे जरूर समझ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लांट, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफिकल्टी टू ब्रीथ। वाह, क्या डेफिनेशन है, समझ तो गई होंगी, है ना। तो अ कंडीशन इन विच पर्सन एयरवे बिकम इम्प्लांट, मतलब देखो, जो पर्सन का एयरवे है क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, जिस नैरो हो रहा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, और उसकी वजह से डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे अस्थमा कहते हैं। ओके, इतना समझ में है? यहाँ पे देखो, डायग्राम दी गई है। लेफ्ट साइड में जो है नॉर्मल लंग, राइट साइड में अस्थमेटिक लंग। आप यहाँ पे देखो, मसल रिलैक्स, normal lining, normal amount of mucus, and then asthmatic lung, muscle tight, swollen lining, excess mucus। अरे वाह, समझ गया अस्थमा, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्या है, कॉजेस और इटोलॉजी। इटोलॉजी और कॉजेस दोनों सेम ही हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या दिया गया है, चेंजेस इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड एयर। तो क्या करता है, कोल्ड एयर क्या होती है, एक ड्राई एयर होती है, जो कि अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से लंग्स के जो मसल्स होते हैं, फिर ब्रोंकियल के जो मसल्स होते हैं, वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स का नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से भी अस्थमा के प्रॉब्लम हो सकता है। देन है चेंज इन ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर। जैसे कि अभी बताया, ड्राई एयर होने के बाद जो एयर, जो अपना एयरवे होता है, पूरा ड्राई हो जाता है, मसल टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटन, जिसमें सिगारेट, इंडस्ट्रियल स्मोक एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखो, सिगारेट, सिगारेट से सिर्फ भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं, सारी ही सिस्टम अफेक्ट होती है। तो सिगरेट करना अगर करते होंगे तो भाई सिगरेट छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो बहुत ही नुकसान है। नहीं करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देश क्या है, एलर्जन इनहेलेशन। लास्ट है एलर्जन इनहेलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड ट्रीटेड विथ सल्फेट, बियर, वाइन और ईटीसी। तो देखो, सल्फेट क्यों, क्योंकि सल्फेट में भी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो फूड में, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, है ना, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए वहाँ पे सल्फेट डाइऑक्साइड यूज़ होता है। तो उसकी वजह से भी अपने को अस्थमा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड परफ्यूम। अभी परफ्यूम की वजह से क्यों बोलोगे कि परफ्यूम लगाना ही छोड़ दे, जी नहीं। तो क्या होता है, परफ्यूम में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि अपने एयरवे को इरिटेट्स करते हैं। जो लंग्स का एयरवे होता है ना, उसको इरिटेट्स करते हैं। वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, जिससे कि अपना एयरवे इरिटेट होता है, और उससे अपने को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो एक कॉज है किसका, अस्थमा का। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट। स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट, अभी बोलोगे कि भाई स्ट्रेस से कैसे अस्थमा हो सकता है। तो देखो, स्ट्रेस से अस्थमा क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब अपन स्ट्रेस लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल अपसेट हो जाता है, तो एक्चुअल में अपना जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है ना।
चेंज हो जाता है और जो मसल्स होते हैं ना वो टाइट हो जाते हैं, या फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है जब अपन स्ट्रेस लेते हैं या फिर ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है जिसकी वजह से अपने को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स या फिर अपने को अस्थमा हो सकता है। देन ही मेडिकेशन, जैसा नासा नॉन स्टेरॉयडल एम्पली इम्प्लीमेंटेड ड्रग्स है या फिर बीटा ब्लॉकर से, इसका मतलब ये ज़्यादा ले रहे हैं अपन किसी उसके लिए, तो इसकी वजह से भी अपने को अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कीज़ ऑफ अस्थमा अटैक, मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में डाला है, आप यूज़ कर सकते हो एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि याद रखने के लिए, नहीं तो यहाँ पे लिख दूंगे नियर रोड, रोड के साइड में या फिर रोड के पास, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, या फिर बस शॉर्टकट के लिए मैं दिया है कि नियर रोड, इसको आप डायरेक्ट इसके जो कॉजेस है याद रख सकते हो। ओके, तो देखो नियर रोड, एन का एन फॉर क्या है, नोज एंड साइनस प्रॉब्लम, देन ई फॉर है एक्सरसाइज, then A for a air pollution, R for a respiratory infection, and then again R for a rapid effect of emotions, then O for a occupational factor, and A for allergens, and last D for drugs। जैसे कि अपन देन क्या है रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या है अस्थमा के, ठीक है, अपन अभी वो देखेंगे। तो रिस्क फैक्टर में क्या है, फैमिली हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जन है, पैसिव स्मोकिंग है, ओबेसिटी, अर्बन लिविंग, लो बर्थ वेट एंड द रेगुलर यूज ऑफ नसाड्स मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एम्पली इंटरमीडिएट ड्रग्स। देन द फर्स्ट क्या है फैमिली हिस्ट्री, अरे भाई फैमिली हिस्ट्री तो हर इसमें आता है, हर इसमें आता है, ऑलमोस्ट 90% डिसीज़ में फैमिली हिस्ट्री आता है। समझो कि मेरे घर में किसी को हो है तो मुझे भी हो सकता है, अगर मुझे है तो मेरे बच्चों को हो सकता है, मेरे बच्चों को हुआ है तो उसके बच्चों को हो सकता है। ये फैमिली हिस्ट्री है ना, वो फैमिली हिस्ट्री में अपन अगर किसी को भी है तो ये किसी को भी हो सकता है। फैमिली रिलेटेड ब्लड रिलेटेड जो अपने ब्लड रिलेशन है उसमें अगर किसी को है तो अपने को भी हो सकता है या फिर उस पर्सन को हो सकता है। दिन का हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, किसी चीज़ की एलर्जी, जैसा किसी को डस्ट की एलर्जी रहती है, या फिर किसी अर्बन सॉरी रूरल एरिया में चले जाए, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है उसका एलर्जी रहता है तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। देन है पैसिव स्मोकिंग, स्मोकिंग स्मोकिंग आपका पीछा छोड़ता ही नहीं, यहाँ पे भी स्मोकिंग आ गया, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, धुआं धुआं कर रहे हो, लंग्स में धुआं भर रहे हो, पूरा काला काला धुआं भर रहे हो, लंग्स पूरे काले काले हो जाएंगे, लंग्स काले काले हो जाएंगे तो लंग्स खराब हो जाएंगे, इसलिए नो स्मोकिंग। देन क्या है ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्यों, देखो ओबेसिटी में क्या होता है, जब आपका एक्स्ट्रा वेट होता है ना, एक्स्ट्रा वेट बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, चेस्ट में जो प्रेशर आता है ना वो भी एक्चुअली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स से वो लंग्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस ले। अर्बन लिविंग, अर्बन लिविंग में क्यों, क्योंकि क्या होता है अर्बन लिविंग में ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं, तो व्हीकल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या फिर डस्ट पार्टिकल्स निकलते, फ्यूम्स निकलते, तो उसकी वजह से ज़्यादा अर्बन एरिया में ज़्यादा पाया जाता है देन रूरल एरिया अस्थमा के केसेस। देन क्या है लो बर्थ वेट हो गया, रेगुलर यूज़ ऑफ नासाड हो गया, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एम्पली इंटरमीडिएट ड्रग्स हो गया, इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है। ये रिस्क फैक्टर अस्थमा के। देन उसके टाइप्स है, ओके, सबसे पहला है टू टाइप्स है उसके, पहला एक्सट्रेंसिक एंड दूसरा इंट्रेंसिक। तो एक्सट्रेंसिक में क्या है एलर्जिक, मतलब किसी चीज़ की एलर्जी है तो उसकी वजह से जैसा हो सकता है, तो उसमें क्या है कॉमनली ऑकर इन चिल्डहुड, ज़्यादातर चिल्डहुड में होता है। देन जो इंट्रेंसिक है वो नॉन एलर्जिक है, जो कि अबाउट 35 ईयर्स ऑफ एज, जो 34 ईयर ऑफ एज के जो पीपल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है क्लिनिकल मैनिफिकेशन और साइन एंड सिम्टम्स, अभी अपन देखेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। दिन सबसे पहले क्या है विजिंग, विजिंग मतलब गले में खिचखिचाहट, बोलते हैं ना विष की गोली खाओ ठंडी रात भगाओ, तो वो वाला विजिंग है। दिन क्या है कफ, ऑल नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, पूरी रात भर कफिंग होती है, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह उठते ही, बहुत परेशान करता है भाई अस्थमा। दिन क्या है चेस्ट टाइटनिंग, चेस्ट जो है ना एक टाइट टाइट जैसी लगती है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रैक्शन होता है, फिर स्पाजम होता है, जिसकी वजह से जो अपना एयरवे नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से अपना जो चेस्ट रहता है वो टाइट टाइट जैसा लगता है।
नेक्स्ट क्या है, डिस्पेनिया। डिस्पेनिया मतलब होता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन। प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन हो सकता है। हाइपोक्सीमिया मतलब आपकी ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। देन क्या है, रोंचा मीन्स साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। यहाँ पे जो आवाज़ जो मतलब साउंड जो है ना वो चेंज हो जाता है। देन अटैक ऑफ अस्थमा में बी फॉर फ्यू मिनट्स और आवर। जो अस्थमा का अटैक रहता है एक तो थोड़े मिनट के लिए रहता है या फिर कुछ आवर्स के लिए भी हो सकता है अस्थमा का अटैक। नेक्स्ट क्या है, उसके लिए डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री कलेक्शन है, स्पायरोमीटर है। एक स्पायरोमीटर क्या है, स्पायरोमीटर एक समझो कि एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर डिवाइस है, जिसमें क्या होता है कुछ बॉल्स होती है, उसको अपन को नॉर्मली ब्रीदिंग करना पड़ता है। उसके बाद जो बॉल्स होती है ना उसमें लेवल्स होती है, रेड या फिर समथिंग कलर, 3 कलर के बॉल्स रहते हैं। उसको अपन को बस ब्रीथ करके उनको मतलब ऊपर ले जाना होता है। तो उसकी वजह उसके बाद वहाँ पे डिफाइन होता है कि अपना जो ब्रीथिंग पैटर्न है नॉर्मल है कि अपने को कुछ दिक्कत हो रहा है। ये स्पायरोमेट्री। देन क्या है, एबीजी आर्टियल ब्रेथ गैसेस एनालिसिस हो गया, जिसकी वजह से अपन देख सकते हैं कि हाइपोक्सीमिया के क्या है, कि या फिर PCO2 इंक्रीज हो गया है। देन चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, जैसे कि अगर अपन अस्कल्टेट कर रहे हैं एक फिजिकल एग्जामिनेशन में तो उसमें जो विजिंग। नेक्स्ट के उसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ब्रोंको डायलेटर, बेटा एगोनिस्ट, दे causes widening of the airway by relaxing bronchial smooth muscles by stimulate beta receptor। इसमें एग्जाम्पल्स है साल्बुटानॉल, फॉर्मेटरॉल एंड अल्बुटेरॉल। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या है, मसल्स को रिलैक्स करता है और स्मूथ करता है। जो अपने लंग्स के मसल जो ऑलरेडी स्पाजम हो चुके हैं या फिर इम्प्लांट हो चुके हैं उनको वो रिलैक्स करता है और उनको स्मूथ करता है, जिससे कि जो ब्रीथिंग एयरवे वो पूरा ओपन हो जाता है और सांस लेने में फिर आसानी हो जाती है। देन है जयंती डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स इसमें क्या एग्जांपल, थियोफाइलिन है, डेरिफाइलिन है, देन अमीनोफाइलिन है, एक एंटीबायोटिक्स है। देन है एंटीकोलर्जिक। इसमें क्या है, द एक्शन ऑफ दिस ड्रग इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंटीस्पाज्मोटिक एक्शन। तो देखो जैसे कि अपन ने देखा कि अस्थमा में क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है ना। तो ये जो एंटीकोलर्जिक है एक एंटीस्पाज्मोटिक एक्शन है इसका। ये क्या करता है, ये भी मसल्स को रिलैक्स करता है और जो म्यूकस फॉर्म हुआ है ना अस्थमा में या फिर लंग्स में उसको ये डिक्रीज करता है। इसके एग्जाम्पल में क्या है, आइपराटोपियम है एंड एट्रोपिन सल्फेट है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें क्या है, इसके कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक। एक एंटी एलर्जिक है कौन सा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि अस्थमा एक एलर्जन की वजह से भी हो रहा है। ओके, तो उसमें एग्जांपल्स क्या है, प्रेडिसोलोन है, बीटामेथाजोन है, देन ल्यूकोट्रेन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, दिस स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ मास्ट सेल। उसमें एग्जांपल कौन से है, क्रोमोलाइन सोडियम। नेक्स्ट है कीज़ ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैंने यहाँ भी एक शॉर्टकट की डाली है कि आप डायरेक्ट मतलब इसको याद करके मेडिकल मैनेजमेंट कैसे ध्यान में रख सकते हो। तो इसमें भी की ऑफ मैनेजमेंट अस्थमा मत लिख देना, ठीक है। तो ये क्या है, एक बस शॉर्ट टिक है याद रखने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो अस्थमा, इनमें ए फॉर है एड्रेजेनिक, मतलब अल्बुटेनॉल हो गया, साल्बुटेनॉल हो गया। देन एस फॉर स्टेरॉइड्स हो गया, टी फॉर थियोफाइलिन हो गया, एच फॉर हाइड्रेशन IV थ्रू जो देते हैं अपन, या फिर एम फॉर मास्क या फिर ऑक्सीजन, ए फॉर एंटीकोलर्जिक एट्रोपिन सल्फेट। एक बस शॉर्ट टिक है ध्यान रखने की या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे अभी उसका, तो देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले देखेंगे असेसमेंट के अपने को कौन सी चीज़ें असेस करनी है अस्थमा में। तो सबसे पहले देखो, असेस क्लिनिकल साइंस ऑफ एयरवे डिस्ट्रेस ऑफ पेशेंट। इज acute airway distress, we should give emergency management, take a history of patient, collect knowledge about allergic reaction in different environmental condition, ask about working place, allergic modification and then लाइफस्टाइल। तो क्या करना है अपने को, कौन सी चीज़ें असेस करना है अस्थमा में। देखो क्लिनिकल साइंस, उसको कौन से सिम्टम्स है
है ना, उसको कौन से सिम्टम्स है वो अपने को असेस करना है, लिखना है। देन क्या, इट इज़ एक्यूट एयरवे डिस्ट्रेस वी शुड गिव इमरजेंसी मैनेजमेंट। अगर इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है तो उसको अपने को इमरजेंसी केयर देना है। देन क्या है, टेक अ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेना है, पास्ट हिस्ट्री हो गया, प्रेजेंट हिस्ट्री हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, उसका पूरा डाटा लेना है। उसके बाद क्या है, कलेक्शन नॉलेज अबाउट एलर्जिक रिएक्शन इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो उसका भी अपने को डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि अपन ने कॉलेज में देखा था कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है ना, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में। देन आस्क अबाउट वर्किंग प्लेस, कि वो किस वर्क मतलब वो कौन से इस फील्ड में वर्क करते हैं। हो सकता है अगर फ्यूम्स वाले एरिया में वर्क कर रहे हो, कंपनी में वर्क कर रहे हो, ज़्यादा फ्यूम्स हो तो एक कॉज हो सकता है। देन एलर्जिक मॉडिफिकेशंस, देन लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल अपने को पूछना है कि वो डाइट में क्या रेफ़र करते हैं, किस चीज़ में क्या रेफ़र कर रहे हैं। ओके। देन है नर्सिंग डायग्नोसिस विद इम्प्लीमेंटेशन। अभी अपन देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो पहला डायग्नोसिस देखते हैं, उसमें क्या है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी और ड्यू टू एयरवे स्पाज्म और एडिमा। यहाँ पे कह रहा है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी और ड्यू टू एयरवे स्पाज्म और एडिमा। तो जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इनफेक्टिव है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं हो रही, एबनॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। रिलेटेड टू क्यों, क्योंकि उनको एनजाइटी है, या फिर एयरवे जो स्पाज्म हो गया है, या फिर वो एडिमा, मतलब एडिमा हो गया है कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स के जो ब्रोंकाइल की वॉल है वहाँ पे एडिमा हो गया है, या फिर एयरवे स्पाज्म हो गया है, जिसकी वजह से उनका इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है। तो उसके लिए अपन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, असेस रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथिंग पैटर्न एंड डेप्थ। उनका रेस्पिरेटरी असेस करना है, सैचुरेशन चेक करना है, ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना है। ओके। उसके बाद एबीजी मॉनिटरिंग करनी है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस चेक करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है। लिंक है टू गिव फाउलर पोजीशन टू पेशेंट। फाउलर पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट जो होता है मतलब जो फाउलर पोजीशन होती है उसमें पेशेंट बिलो मतलब 90 डिग्री के आसपास, हाँ 90 बोल सकते हैं, या फिर 80 डिग्री के आसपास उसकी पोजीशन रहती है। उसमें क्या होता है, जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है ना ईजियर होता है फाउलर पोजीशन में, जिसकी वजह से वो आसानी से सांस ले सकता है देन सुपाइन पोजीशन। ओके, या फिर प्रून पोजीशन। तो उनके बाद क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज प्रिस्क्रिप्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कितना लीटर टू उसको बोला गया है उसके हिसाब से उसको ऑक्सीजन देना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है। देन प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड, क्योंकि क्या कर रहा है ब्रोंकोडायलेटर, क्या कर रहा है मसल को रिलैक्स कर रहा है, तो अपन उसको ब्रोंकोडायलेटर भी दे सकते हैं। ये कौन सा हो गया, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी और ड्यू टू एयरवे स्पाज्म और एडिमा का ये नर्सिंग इंटरवेंशन। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे detective airway clearance related to increase secretion production and bronchospasm। इसके लिए अपन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग में बी गिवन इफ़ एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट। सक्शनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा वहाँ पे मतलब म्यूकस फॉर्म हो गया है या फिर पेशेंट एस्पिरेट कर रहा है तो उसकी वजह उसके लिए अपन उसको सक्शनिंग कर सकते हैं, एयरवे की सक्शनिंग कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग स्पूटम फॉर कलर एंड कंसिस्टेंसी टू इनकरेज फॉर लिक्विड डाइट फॉर हिम सिक्रेशन। उसको सिक्रेशन हो रहा है, स्पूटम हो रहा है, तो उनको लिक्विड डाइट अपन रेफर कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं लिक्विड डाइट के लिए। देन इंक्रीज ह्यूमिडिटी ऑफ रूम स्मॉली, जो रूम की ह्यूमिडिटी हो सकती है उनको अपने को इंक्रीज करना है। टू गिव ओरल हाइजीन इन एवरी 2 to 4, उनको ओरल हाइजीन देना है एवरी 2 to 4 आवर्स। देन ए नॉलेज डिफिशिएट ड्यू टू डिसीज कंडीशन, जो उनका नॉलेज कम है उनको अपने को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया या फिर हेल्थ एजुकेशन उनको देना है। उसके लिए नर्सिंग इंटर्नशिप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट टू डिसीज कंडीशन। उनको जो अपना डिसीज है अस्थमा, उसके मतलब अस्थमा की उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देना है, उनको पूरा एक्सप्लेन करके देना है अबाउट डिसीज कंडीशन। ओके। दिन क्या करना है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब उसे कौन सा भी डिसीज़ हो रहा है। तो अपना काम है कि उसको अच्छे से समझा के देना और एक्सप्लेन करके देना और उसका उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके उसका एंजाइटी दूर करना है। देन एडवाइज द पेशेंट टू बी फार अवे फ्रॉम द इटम्स फ्रॉम विच शी इज हैविंग एलर्जी। जैसे कि हमने देखा था कि एलर्जी जिस चीज़ की एलर्जी है उससे उनको दूर रखना है। और देन क्या लास्ट में गिव कंफर्टेबल पोजीशन, उनको कंफर्टेबल पोजीशन देना है।
देन चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, प्रोवाइड एनालिसिक प्रोवाइड करना है, यूज़ अ ब्रोंकोडायलेटर, देन ऑक्सीजन इनहेलेशन। एनालिसिक क्यों, एनालिसिक एक पेन किलर है, अगर पेन हो रहा है ज़्यादा तो अपन एनालिसिक रेफर कर सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर हो गया जो कि मसल को स्मूथ करता है। देन लास्ट ऑक्सीजन इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन इनहेलेशन की प्रोसीजर देना या फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो आसानी से सांस ले सकता है और जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी वो दूर हो सकती है। ओके, तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आ गया। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ गया होगा तो वीडियो को बस लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।